आज के चर्चा में मुद्रा और बैंकिंग चैप्टर से ही एक प्रश्न, केन्स के अनुसार नगद मुद्रा की मांग क्यों किया जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस प्रश्न को कई बार इस तरीके से भी पूछा जाता रहा है। प्रश्न रहेगा, नगद मुद्रा के मांग के उद्देश्यों को लिखें। बहुत ध्यान से इसे सुनिएगा। हम बहुत कोशिश करेंगे कि सरल से सरल शब्दों में और एकदम व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करें। और ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी छिपे हुए होते हैं। और चर्चा जब समाप्त हो जाएगा तो चर्चा के समाप्ति के बाद हम आपसे ये भी चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक से किस किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। चलिए हम लोग आज अपने चर्चा को शुरू करते हैं। प्रश्न फिर से सुन लीजिए। प्रश्न है, केन्स के अनुसार नगद मुद्रा की मांग के उद्देश्यों को लिखें। या प्रश्न है, नगद मुद्रा के मांग के उद्देश्यों को बताएं। हम लोग जानते हैं केन्स की एक विश्व प्रसिद्ध रचना है, उनका एक प्रसिद्ध किताब है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और हम लोगों को ये भी पता है कि केन्स की यह विश्व प्रसिद्ध किताब 1936 ईस्वी में पब्लिश्ड हुआ था। हम लोगों को पता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में इस किताब की, केन्स के इस किताब की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। केन्स ने अपने इस किताब द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में नगद मुद्रा की मांग हम लोग अपने पास क्यों करते हैं, हम लोग अपने पास नगद मुद्रा क्यों रखना चाहते हैं, इसका 3 उद्देश्य बताया है। एक बार फिर से हम दोहरा लें। हम लोग अभी तक देखें कि केन्स के अनुसार नगद मुद्रा के मांग के 3 उद्देश्य हैं। वो 3 उद्देश्य कौन कौन है? तो पहला उद्देश्य केन्स ने बताया लेन देन उद्देश्य, दूसरा सतर्कता उद्देश्य, तीसरा सट्टा उद्देश्य। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले हम लोग इसको एक बार रिवीजन भी कर लें। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोग अभी तक देखे कि केन्स की एक विश्व प्रसिद्ध रचना है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये किताब कब पब्लिश हुआ? तो 1936 में। इसी किताब में केन्स महोदय ये बताने का काम किए कि हम लोग आखिर अपने पास जो नगद मुद्रा रखते हैं, नगद मुद्रा की मांग करते हैं, उसके 3 उद्देश्य हैं। वो 3 उद्देश्य क्या क्या हैं? तो पहला उद्देश्य है लेन देन उद्देश्य, दूसरा सतर्कता उद्देश्य और तीसरा सट्टा उद्देश्य। चलिए इसको हम लोग एक बार लिख भी लें। हम लोग अभी तक देखें कि नगद मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य केन्स ने बताया। पहला लेन देन उद्देश्य, दूसरा सतर्कता उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य और तीसरा सट्टा उद्देश्य। तो अभी हम लोग देख लिए कि केन्स नगद मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य बताया। वो 3 उद्देश्य कौन कौन है? लेन देन उद्देश्य, दूसरा सतर्कता उद्देश्य और तीसरा सट्टा उद्देश्य। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग अपने पास जो नगद मुद्रा की मांग करते हैं, उसका पहला उद्देश्य था लेन देन उद्देश्य या विनिमय उद्देश्य। केन्स महोदय बताते हैं कि हम लोगों का जो आय है या किसी भी व्यक्ति का जो आय है,
वो प्रतिदिन नहीं होता है। हर दिन लोगों के पास पैसा नहीं आता है, लेकिन दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, रोजमर्रा के जरूरत को पूरा करने के लिए लोगों को हर दिन खर्च करना पड़ता है। ये सामान्य सी बात सब लोग जानते हैं कि कोई भी आदमी के पास हर दिन पैसा नहीं आएगा। अगर वेतन मिलता है तो महीना में एक दिन मिलता है, रोज रोज वेतन उसे नहीं मिलता है। हम लोग यहाँ चर्चा किए कि लोगों के पास प्रतिदिन पैसा नहीं आता है, लोगों को प्रतिदिन आय प्राप्त नहीं होता है, लेकिन दैनिक जरूरत को पूरा करने के लिए लोगों को खर्च हर दिन करना पड़ता है। यही कारण है कि दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई भी उपभोक्ता, कोई भी व्यक्ति अपने पास नगद मुद्रा की मांग करता है। तो हम लोग लेन देन उद्देश्य या विनिमय उद्देश्य में समझे कि उपभोक्ताओं के पास प्रतिदिन आय प्राप्त नहीं होता है, प्रतिदिन उपभोक्ता के पैकेट में पैसा नहीं आता है, लेकिन अपने दैनिक जरूरत को पूरा करने के लिए लोगों को प्रतिदिन व्यय करना पड़ता है। तो ये जो खर्च है, प्रतिदिन का जो खर्च है, इसके लिए लोग अपने पास नगद मुद्रा की मांग करते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकता है कि लेन देन करने के लिए या विनिमय करने के लिए कोई व्यक्ति अपने पास कितना नगद रखना चाहेगा। प्रश्न फिर से सुनिएगा, लेन देन करने के लिए या विनिमय करने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपभोक्ता कितना नगद की मांग करेगा। तो केन्स महोदय यहाँ बताते हैं कि लेन देन करने के लिए या विनिमय करने के लिए कोई व्यक्ति कितना नगद की मांग करेगा, ये मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है। कितने बातों पर? तो दो बातों पर। पहला बात कि उस व्यक्ति का इनकम कितना है, उस व्यक्ति का आय कितना है, और दूसरा आय प्राप्त करने की अवधि। केन्स दो बातों की ओर इशारा करते हैं कि लेन देन करने के लिए कोई व्यक्ति अपने पास कितना नगद की मांग करेगा, ये दो बातों पर निर्भर कर रहा है। एक, उस व्यक्ति का इनकम कितना है। अगर किसी व्यक्ति का इनकम ज़्यादा है तो लेन देन करने के लिए वो अपने पास ज़्यादा नगद की मांग करेगा, ज़्यादा नगद रखना चाहेगा। अगर उस व्यक्ति का इनकम कम है तो लेन देन करने के लिए कम नगद मुद्रा अपने पास रखना चाहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात, उस व्यक्ति को आय कितने दिनों में मिलता है। हम एक उदाहरण से आपको समझा दें। जैसे एक व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग के पैकेट में रोज पैसा आता है, व्यापारी वर्ग के पास प्रतिदिन पैसा आते रहता है। लेकिन अगर किसी नौकरी वाले, किसी वेतन पर निर्भर व्यक्ति की बात कीजिए तो उसे महीना में एक बार पैसा मिलता है। तो अगर व्यापारी वर्ग अपनी दैनिक जरूरत को पूरा करने के लिए अपने पास नगद कम भी रखेगा तो उसका काम चल जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को बहुत अधिक दिनों में उसके पास पैसा आएगा, उस व्यक्ति को अपने पास ज़्यादा नगद रखना पड़ेगा। हम एक बार दोहरा लें। हम लोग अभी तक देखे कि केन्स ने नगद मुद्रा के मांग के तीन उद्देश्य बताया। तीन उद्देश्य कौन कौन? तो पहला लेन देन उद्देश्य या विनिमय उद्देश्य, दूसरा सतर्कता उद्देश्य, और तीसरा सट्टा उद्देश्य। लेन देन उद्देश्य में हम लोग क्या देखें कि उपभोक्ताओं के पैकेट में हर दिन पैसा नहीं आता है, लेकिन उन्हें दैनिक आवश्यकता को पूरा करना पड़ता है और उसके लिए खर्च हर दिन करना पड़ता है। तो दैनिक जरूरत को पूरा करने के लिए लोग अपने पास नगद मुद्रा की मांग करते हैं। कितना नगद की मांग करेंगे तो ये निर्भर करेगा उनके इनकम पर। अगर इनकम ज़्यादा रहेगा तो स्वाभाविक बात है कि लोगों की ज़रूरतें भी अधिक होगी, और इनकम ज़्यादा रहने पर लेन देन करने के लिए लोग अपने पास नगद मुद्रा अधिक रखेंगे। ठीक इसके विपरीत, अगर लोगों का इनकम कम रहेगा तो लेन देन करने के लिए लोग अपने पास कम नगद मुद्रा की मांग करेंगे। केन्स ने इशारा किया कि सिर्फ इनकम ही लेन देन के लिए हम कितना नगद की मांग करेंगे प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि व्यक्ति का आय कितने दिनों पर प्राप्त होता है। हम लोग उदाहरण से समझे कि व्यापारी वर्ग के पास रोज पैसा आते जाते रहता है,
लेकिन वेतनभोगी वर्ग के पास हर दिन पैसा नहीं आता है, महीना में मिलता है, 2 महीना में मिलता है, तो वेतनभोगी वर्ग जो है वह लेन देन करने के लिए अपने पास अधिक नगद की मांग करेगा, वो अपने पास अधिक नगद मुद्रा रखना चाहेगा। ठीक इसका विपरीत जो व्यापारी वर्ग है, जिनके पास रोज पैसा आता है, वो अपने पास नगद मुद्रा की मांग कम करेंगे। चलिए हम लोग दूसरे उद्देश्य को समझे। दूसरा उद्देश्य, नगद मुद्रा की मांग हम लोग क्यों करते हैं, इसका दूसरा उद्देश्य है सतर्कता उद्देश्य। सतर्कता उद्देश्य को केन्स ने दूरदर्शिता उद्देश्य भी कहा है। हम लोग जानते हैं कि जीवन में बहुत सारी घटनाएं आकस्मिक होती है, जैसे बीमारियां, जैसे दुर्घटना, ये सब आकस्मिक घटनाएं हैं, जीवन में कभी भी घटित हो सकता है। तो इन आकस्मिक घटनाओं से सुरक्षा के लिए भी हम लोग अपने पास नगद मुद्रा की मांग करते हैं। हम लोग ये बात जानते हैं कि आकस्मिक घटनाएं कभी भी घटित हो सकती हैं। इन घटनाओं से सुरक्षा के लिए हम लोग अपने पास नगद मुद्रा रखना चाहते हैं। तो केन्स महोदय लेन देन और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करेगा, तो इनका मानना था ये मुख्य रूप से उपभोक्ता के आय पर निर्भर करेगा। मतलब केन्स ने ये बताया कि L1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। यहाँ ध्यान से देखा जाए, यहाँ L1 का क्या मतलब है, यहाँ L1 का मतलब है लेन देन और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। यहाँ L1 का मतलब क्या था, तो लेन देन और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। ये फंक्शन है और y इनकम है, मतलब लेन देन और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग मुख्य रूप से उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। अब चलिए हम लोग सट्टा उद्देश्य को समझें। केन्स का मानना था कि हम लोग अपने पास जो नगद मुद्रा की मांग करते हैं उसके 3 उद्देश्य हैं, लेन देन उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। लेकिन केन्स के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है यह है सट्टा उद्देश्य। केन्स ये स्वीकार किए या केन्स ने यह माना कि नगद मुद्रा की मांग करने के 3 उद्देश्य हैं, लेन देन, सतर्कता और सट्टा उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में अगर कोई उद्देश्य सबसे ज्यादा महत्व रखता है तो वह उद्देश्य कौन सा है, तो सट्टा उद्देश्य। यहां से भी ऑब्जेक्टिव रह सकता है कि केन्स के अनुसार नगद मुद्रा की मांग के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्न में से कौन है, तो हम लोग देख लिए सट्टा उद्देश्य। अब चलिए सट्टा उद्देश्य को पहले समझा जाए, एकदम सिंपल भाषा में हम लोग सट्टा उद्देश्य को समझें। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे हमसे फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्या को हम तक रखते हैं। उनको समझने में कहाँ परेशानी होता है, उन तमाम बातों को हमारे साथ शेयर करते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम सरल से सरल तरीके से अर्थशास्त्र को आपके बीच में प्रस्तुत करें। चलिए हम लोग सट्टा उद्देश्य को समझ लें कि आखिर ये सट्टा उद्देश्य है क्या। जैसे एक सिंपल सा बात हम लोग जानते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज की दर है, वो हमेशा घटता है और बढ़ता है। ब्याज की दर स्थिर नहीं रहता है, ब्याज की दर घटते रहता है, बढ़ते रहता है, ब्याज के दर में परिवर्तन होते रहता है। और कोई भी विवेकशील व्यक्ति, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ब्याज के दर में होने वाले परिवर्तनों से लाभ उठाना चाहता है। ब्याज के दर में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों से कोई भी व्यक्ति लाभ कमाना चाहता है। मतलब सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग है ये निर्भर करता है ब्याज की दर पर। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो बना कि सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करेगा, तो ब्याज की दर पर निर्भर करेगा। और सट्टा उद्देश्य का मतलब क्या देखें कि ब्याज के दर में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन से लोग लाभ उठाना चाहते हैं। ब्याज के दर में होने वाले परिवर्तनों से लोग लाभान्वित होना चाहते हैं, इसलिए नगद मुद्रा की मांग करते हैं।
यहाँ एक सामान्य सी बात है, समझने वाली बात है कि अगर ब्याज का दर ज़्यादा रहेगा, यदि वित्तीय संस्थाओं में, बैंकों में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, ब्याज की दर बहुत अधिक होगा, तब क्या होगा? ब्याज की दर अधिक रहने से लोग अपने धनराशि को, लोग अपने पैसे को वित्तीय संस्थाओं में, बैंकों के पास रखना चाहेंगे। अगर ब्याज की दर बहुत ज़्यादा रहेगा तो हम लोग अपना पैसा बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, हम लोग बैंकों से बॉन्ड खरीद लेंगे। मतलब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, जब ब्याज की दर ज़्यादा होता है, तो लोग अपने पास नगद कम रखना चाहते हैं, लोग बॉन्ड लेना चाहते हैं, लोग शेयर खरीदना चाहते हैं, बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं। इसका उल्टा, जब ब्याज की दर कम रहता है तो ब्याज की दर कम रहने से लोग बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कम करना चाहेंगे। मतलब ब्याज की दर और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग में इनवर्स रिलेशन है। एक बार रिपीट करते हैं, हम लोग देखें, ब्याज की दर और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग में कैसा संबंध? तो ऋणात्मक संबंध। हम एक बार यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते थे, एक बार हम रिपीट करते हैं। हम लोग देखें केन्स के अनुसार नगद मुद्रा की मांग का कितना उद्देश्य? तो 3 उद्देश्य। कौन कौन? लेन देन उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। लेन देन उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग किस पर निर्भर कर रहा था? तो उपभोक्ता के आय पर। लेकिन सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करता था? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर हम लोग देखें सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और ब्याज के दर में कैसा संबंध है, कैसा रिश्ता है? तो हम लोग चर्चा किए इनवर्स रिलेशन है, ऋणात्मक संबंध है। हम लोग ये भी चर्चा किए जब ब्याज की दर ज़्यादा रहेगा तो ब्याज की दर ज़्यादा होने से क्या होगा? लोग अपने पास नगद कम रखना चाहेंगे। ज़्यादा कहाँ रखना चाहेंगे? वित्तीय संस्थाओं में, बैंकों के पास ज़्यादा धनराशि रखना चाहेंगे। और इसका उल्टा, जब ब्याज की दर घट जाएगा, ब्याज की दर घटने लगेगा, तो ब्याज की दर घटने से लोग अपने पास अधिक नगद रखना चाहेंगे। अब यहाँ जो हम लोग समझे कि L2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ R, यहाँ ध्यान से समझा जाए। यहाँ L2 क्या है? यहाँ L2 का मतलब है सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। L2 क्या है? तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। एक फंक्शन है और R रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करेगा? तो ब्याज की दर पर निर्भर करेगा। फिर प्रश्न यहां से बना था कि सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और ब्याज की दर में कैसा रिलेशन है? तो इनवर्स रिलेशन है। हम लोग यहां से एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और आय में कैसा संबंध है? तो धनात्मक संबंध है। लेन देन और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और इनकम में पॉजिटिव रिलेशन है, धनात्मक संबंध है। लेकिन सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनवर्स रिलेशन है। तो यहां से जो ऑब्जेक्टिव हो सकते थे उस पर भी हम लोग चर्चा किए। अब थोड़ा सा हम लोग अपने चर्चा के क्रम को और आगे बढ़ाएं। केन्स तरलता जाल का भी कॉन्सेप्ट दिया, लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में भी समझाया। हम लोग थोड़ा सा लिक्विडिटी ट्रैप को भी समझ लें। लिक्विडिटी ट्रैप से कई बार प्रश्न रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न रहे हैं, टीजीटी पीजीटी में प्रश्न रहे हैं, एनवीएस में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको ध्यान से आप सुनिएगा कि आखिर ये लिक्विडिटी ट्रैप है क्या, तरलता जाल क्या है। बहुत सरल चीज है, बहुत आसान है। केन्स ने सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और ब्याज के दर में इनवर्स रिलेशन बताया। और केन्स ये बताए कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब ब्याज की दर मिनिमम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था तरलता के जाल में फंस जाएगी, अर्थव्यवस्था तरलता के भंवर में फंस जाएगी। इसका क्या मतलब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम हो जाएगा,
न्यूनतम हो जाएगा तो लोग अपना सारा पैसा अपने पास ही नगद के रूप में रखना चाहेंगे। कोई बॉन्ड खरीदना नहीं चाहेगा, कोई शेयर खरीदना नहीं चाहेगा, कोई बैंकों में फिक्स डिपॉजिट नहीं करना चाहेगा। सब लोग अपने पैसा को अपने पास लिक्विड फॉर्म में, अपने पास नगद रूप में, अपने पास तरल रूप में रखना चाहेंगे। ये जो सिचुएशन उत्पन्न होगा इसको लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता जाल कहते हैं। अब चलिए इसको हम एक सिंपल उदाहरण से आपको समझाएं। मान लीजिए बैंक ये कहे कि आप 10 लाख रुपया हमारे पास फिक्स डिपॉजिट कीजिए और हम आपको 50 साल के बाद 10,05,000 रुपया देंगे। ध्यान से सुनिएगा, बैंक कहा कि आप 10 लाख रुपया हमारे यहाँ फिक्स डिपॉजिट कीजिए, हम 50 साल के बाद 10,05,000 रुपया आपको देंगे, मतलब सिर्फ 50 सालों में इंटरेस्ट आपको 5 रुपया देंगे। बताइए एक विवेकशील उपभोक्ता, एक विवेकशील व्यक्ति, एक बुद्धिमान आदमी क्या करेगा? बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करने के जगह वो अपना पैसा अपने पास ही नगद के रूप में रखेगा। वो सारा पैसा अपने पास ही नगद रखना चाहेगा, बैंकों में फिक्स्ड नहीं करना चाहेगा, वो बॉन्ड खरीदना नहीं चाहेगा, शेयर खरीदना नहीं चाहेगा। ये जो स्थिति उत्पन्न हुई इकोनॉमी में, ये लिक्विडिटी ट्रैप कहलाया, ये तरलता जाल कहलाया। तरलता जाल आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग तरलता जाल को एक सिंपल डायग्राम के माध्यम से भी समझें। एक सिंपल डायग्राम है, उस डायग्राम को आप देखिएगा। एक्स एक्सिस में मुद्रा की मांग है, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है, और वाई एक्सिस में ब्याज की दर है। इधर है ब्याज की दर और इधर है मुद्रा की मांग। एक्स एक्सिस में मुद्रा की मांग है, वाई एक्सिस में ब्याज की दर है। ध्यान से देखिएगा। ये हम लोग बनाए लिक्विड प्रेफरेंस कर्व, ठीक है। एलपी क्या बनाए? लिक्विड प्रेफरेंस कर्व हम लोग बना लिए। अब इसको समझना है, एक्स एक्सिस में मुद्रा की मांग है, वाई एक्सिस में ब्याज की दर है। यहां आप ऐसे समझिए, लिक्विड प्रेफरेंस कर्व ए बी सी। यहां देखिए ए से बी तक जो लिक्विड प्रेफरेंस कर्व है, तरलता अधिमान वक्र जो है, उसका ए बी भाग आप देख रहे होंगे कि ये नेगेटिव स्लोप का है, घट रहा है। मतलब क्या है कि जब ब्याज की दर घटेगा, यहां आप देख रहे हैं जब ब्याज की दर घट रहा है, ब्याज की दर जब घट रहा है तो मुद्रा की मांग भी बढ़ता जा रहा है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो नगद मुद्रा की मांग बढ़ रहा है। लेकिन इकोनॉमी में एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम हो गया है। यहां आप देखिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये मिनिमम हो गया। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम हो गया, जैसा कि हम लोग उदाहरण से समझे थे कि बैंक कह रहा था कि 10 लाख रुपया आप लेके आइए, हमारे यहाँ फिक्स डिपॉजिट करवाइए और 50 साल के बाद 5 रुपया आप इंटरेस्ट पाइए। जब ऐसी सिचुएशन अर्थव्यवस्था में आ जाए तो लोग क्या करेंगे? अपना पैसा अपने पास ही नगद के रूप में रखना चाहेंगे। कोई भी बैंकों के पास फिक्स डिपॉजिट करना नहीं चाहेगा। यही जो स्थिति है ये तरलता जाल है। मतलब यहां से जो स्थिति उत्पन्न हुआ ये तरलता जाल कहलाया, तरलता जाल। तरलता जाल से जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं उन प्रश्नों पर हम आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। तरलता जाल से कैसा प्रश्न रहता है? तरलता जाल का मतलब देख लीजिए, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम हो गया, ब्याज की दर जब बहुत कम हो गया तो लोग सारा पैसा कहाँ रखना चाहे? अपने पास।
कोई भी फिक्स डिपॉजिट करना नहीं चाहेगा। यही सिचुएशन लिक्विडिटी ट्रैप है, तरलता जाल है। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण बात है कि तरलता जाल के बारे में जो प्रश्न रहता है कि तरलता जाल लिक्विड प्रेफरेंस कर्व का वह भाग है जो एक्स एक्सिस के समानांतर है। ध्यान दीजिएगा कि जो लिक्विड प्रेफरेंस कर्व है, लिक्विड प्रेफरेंस कर्व का वह भाग जो एक्स अक्ष के समानांतर है, वही तरलता जाल है। यहां से प्रश्न और बनता है, तरलता जाल की स्थिति में जो मुद्रा की मांग है वह पूर्णतः लोचदार हो जाता है। लिक्विड प्रेफरेंस कर्व की स्थिति में मुद्रा का मांग क्या हो जाता है? पूर्णतः लोचदार, एक्स एक्सिस के समानांतर। बेलोचदार मतलब वाई एक्सिस के समानांतर, पूर्णतः लोचदार मतलब एक्स एक्सिस के समानांतर। तो हम लोग यहाँ चर्चा किए कि लिक्विड प्रेफरेंस कर्व से प्रश्न बनते हैं। हम लोग तरलता जाल के बारे में देखें, जब ब्याज की दर न्यूनतम हो जाता है तो लोग अपना पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, अपना पैसा अपने पास नगद के रूप में रखना चाहते हैं। ये स्थिति तरलता जाल है। सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग किस पर निर्भर कर रहा था? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और ब्याज के दर में कैसा रिलेशन था? तो इनवर्स रिलेशन था। हम लोग एक बात यहाँ से और समझेंगे कि यहाँ ध्यान से देखिएगा, L इक्वल टू L1 प्लस L2। यहाँ L का मतलब है कुल मुद्रा की मांग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ L का मतलब है कुल मुद्रा की मांग। L1 का मतलब देख लिए लेन देन और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, और L2 का मतलब हम लोग देख लिए थे सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। तो बताइए, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, L इक्वल टू L1 के जगह में फंक्शन ऑफ y प्लस फंक्शन ऑफ r लिखा जा सकता है। हम लोग L1 के जगह में फंक्शन ऑफ y लिख दिए और L2 के जगह में फंक्शन ऑफ r लिख दिए। मतलब जो कुल मुद्रा की मांग है वो किस पर निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा आय पर और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। बाद में केन्स महोदय इसी के आधार पर अपने ब्याज का सिद्धांत, तरलता पसंदगी का सिद्धांत, केन्स ने जो ब्याज निर्धारण का जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम क्या है? तरलता पसंदगी का सिद्धांत। ब्याज के तरलता पसंदगी का सिद्धांत। तो ब्याज के तरलता पसंदगी का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए? केन्स किए। किस किताब में किए? तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में किए। ये किताब कब प्रकाशित हुआ? तो 1936 में प्रकाशित हुआ। केन्स के अनुसार नगद मुद्रा की मांग के कितने उद्देश्य हम लोग देखें? 3 उद्देश्यों की बात किए, लेन देन उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। फिर हम लोग चर्चा किए कि कुल मुद्रा की मांग किस पर निर्भर कर रहा है? तो ये उपभोक्ता के आय पर भी निर्भर कर रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी निर्भर कर रहा है। तो आज के चर्चा में हम लोग इस प्रश्न को बहुत बेहतर तरीके से एकदम आम बोलचाल की भाषा में समझने का प्रयास किए। हम कोशिश भी किए कि जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर हम आपके साथ चर्चा करें। अब जो है बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसका उत्तर कमेंट्स के माध्यम से हमको बताइएगा। धन्यवाद।